हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस से हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है, जैसा आप लोग देख रहे हैं ऊपर, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। यानी कि आज ये जो वीडियो रहेगा 2 पार्ट में रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है। तो मैंने इसे छोटा छोटा वीडियो हो इसके लिए मैंने 2 पार्ट में किया है, और 2 पार्ट जो है लमसम 15 मिनट का होगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है और इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15 से 17 मिनट के इस वीडियो में आपको जो पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं वो पॉइंट क्या रहने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, नेशनल बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे परिचय, यानी कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वासन। तो हम लोग सबसे पहले अगर परिचय की बात करें तो यहाँ परिचय के से मालूम चलता है कि राष्ट्र निर्माण यानी किसी भी चीज़ के निर्माण से जुड़े बात, तो यहाँ पे राष्ट्र का निर्माण है। जिस प्रकार से हम लोग भवन निर्माण की बात करते हैं वैसे ही इसमें राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। और कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है तो उसमें लाजमी है कि कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी, और भारत इतना बड़ा देश है तो उसमें उसके निर्माण में बहुत सारी बाधाएं आई होंगी। विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्र भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो निश्चित है कि उनमें टकराव जरूर हुआ होगा। तो उसी सब पे हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय, उसके बाद देखेंगे बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वासन। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, तभी मुसलमानों का अलग डिमांड आ गया था कि हमें अलग राष्ट्र प्रदान करें, यानी कि मुसलमानों का अलग राष्ट्र, जिसे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के रूप में। यानी कि भारत भी 2 हिस्सों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे रियासतों का विलय। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर की समस्याएं। उसके बाद हैदराबाद व मणिपुर का विलय कैसे हुआ, जो स्टेट थे उनका विलय कैसे हुआ, इस बात के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा की राजनीति क्या थी। तो ये सब वीडियो हम लोग इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं इन सब पॉइंट पे। तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में क्या रहने वाला है। तो पार्ट 1 में हम लोग यहां तक कैप्चर करेंगे। पार्ट 1 में ये हम लोग कैप्चर करेंगे, और पार्ट 2 में हम लोग कश्मीर की समस्याओं के साथ साथ, माफ़ कीजिएगा, पार्ट 1 में मैंने कश्मीर की समस्याओं को भी ऐड कर दिया है। और पार्ट 2 में जो हमारा रहेगा हैदराबाद व मणिपुर का विलय, राज्यों का पुनर्गठन और भाषा की राजनीति, इसे कैप्चर करूंगा। और मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इसके लिए मैं पार्ट 3 भी लाऊंगा, पार्ट 3 भी लाऊंगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं परिचय के बारे में कि राष्ट्र निर्माण का क्या परिचय होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, राष्ट्र निर्माण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, नेशनल बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसके परिचय के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में। टोटल हम लोग को ये सारे पॉइंट पे डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है हमारा राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं का परिचय, कि आखिर राष्ट्र निर्माण क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम
ऐसे भी समझेंगे और किताब को भी लेते चलेंगे कि बुक में हमें क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण होता क्या है, इसका परिचय देख लेते हैं। तो हम लोग राष्ट्र निर्माण बोले तो निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज़ का बनना। हम एक भवन का ही एग्जाम्पल अगर ले लें तो जिस प्रकार से भवन निर्माण होता है वैसे ही उसी प्रकार से किसी देश के बनने की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण कहते हैं। यानी कि भवन निर्माण, भवन बनने की प्रक्रिया को भवन निर्माण कहते हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को, यानी कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण कहते हैं। तो जिस प्रकार से भवन बनने में कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती है, उसी प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं, अड़चनें आती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में परिचय पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्र निर्माण क्या है और उसकी समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है। तो आइए हम लोग बुक से देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है कुछ पॉइंटों को। सबसे पहले परिचय को देख रहे हैं तो स्वतंत्रता का आशय विदेशी आधिपत्य से मात्र मुक्ति पाना नहीं है, यह भी जरूरी है कि राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य सिद्ध हो। यानी कि हम लोग एक आम जीवन में अगर बात कर लें तो भोजन, हमें भोजन मिलता है तो भोजन हम सिर्फ कर लेने से ही मतलब नहीं है। भोजन के रूप में हमें क्या क्या पौष्टिक चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें अति आवश्यक है। उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता का आशय यह नहीं था कि स्वतंत्र हम हो गए, वो स्वतंत्र हो गया, नहीं। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि हम पूरी तरीके से परिपूर्ण हैं, एकीकरण यानी कि एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, ये सारी चीज़ को देखना है। तब जाके हम रियल मायने में ये बोल सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंटों को ये छोड़ देते हैं लेकिन देख लेते हैं। लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है कि सभी लोग का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से अस्थायी एकीकरण हो। यानी कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये भी चीज़ आवश्यक है कि हमारे जो देश में लोग रहते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से अस्थायी एकीकरण हो उनका, यानी कि उनका भी विकास हो। तो यहाँ अगले पॉइंट में हम देखते हैं तो तीसरी दुनिया के कुछ देश इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। यानी कि कुछ ऐसे भी देश थे जो अपने देश को एक सूत्र में बांध के नहीं रख सके, उनके टुकड़े हो गए। जैसे हम अफ्रीका में कांगड़ो तथा एशिया में पाकिस्तान के बारे में देख सकते हैं। तो हम अफ्रीका का बात छोड़ें और सिंपल से बात कर लें एशिया में। एशिया क्या, हमारे देश में ही देख लें कि हमारी देश की सरकार बोले या तो हमारे देश के राजनेता जो हिंदू मुसलमानों को एक सूत्र में बांध के नहीं रखें, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों का एक अलग, माफ़ कीजिएगा, मुसलमानों का एक अलग हिस्सा बट गया जिसे आज हम लोग पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, और हिंदुओं का हिंदुस्तान हो गया। लेकिन इस सब के अलावा भारत ऐसा देश है जहाँ प्रत्येक जाति धर्म के लोग रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बोला है कि भारत तीसरी दुनिया का सर्वाधिक विकासशील देश माना जाता है जहां राष्ट्र निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली। यानी कहने का यह मतलब है कि भारत इतना बड़ा होते हुए भी वो एक विकासशील देश माना जाता है जहां राष्ट्र निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली। यानी कि यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हुई। तो ये तो रहा हमारा परिचय। आगे हम लोग देख रहे हैं राष्ट्र निर्माण का अर्थ तथा नेहरू की दृष्टिकोण। तो देख लेते हैं राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण ऐसा पदबंध है जो राष्ट्रीय एकीकरण का पर्याय समझाता है।
राष्ट्रीय एकीकरण कहने का मतलब कि हम एक राष्ट्र के हैं और हम एक साथ मिलके रह रहे हैं और ये हमारी ताकत बने, ना कि कमजोरी बने। हम अपने ही देश में रह के भाषा, धर्म, जाति की को मद्देनज़र रखते हुए उस पर हम हमेशा लड़ाई झगड़ा करें, ये राष्ट्रीय एकीकरण नहीं होता है। राष्ट्रीय एकीकरण उसे कहते हैं कि हम भारत देश के वासी हैं और भारत पे अगर कुछ भी आँच आएगा तो हम किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, हम एक हैं, हम भारतीय हैं। उस समय ऐसा ना कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब नहीं, वो होता है राष्ट्रीय एकीकरण। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रीय एकीकरण भावनात्मक होता है, यानी कि यह फील भावना से होता है कि हम भारतीय हैं और हम इस भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मजबूत व अदृश्य धागों से जुड़ जाते हैं, उनकी एकता अटूट हो जाती है तथा उस राष्ट्र का हर सदस्य गर्वपूर्वक यही कहता है कि वह देश उसकी मातृभूमि है, जिसकी खातिर वह अपने प्राण भी त्याग सकता है। यानी कि राष्ट्र निर्माण का आदर्श यह कामना करना है कि राज्य का संविधान सर्वमान्य हो, देश का राजनीतिक एकीकरण हो। यानी कि हमने देखा इसमें कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है। तो सिंपल से डिफिनेशन हमने यहाँ पे देख लिया कि राष्ट्रीय एकीकरण भावनात्मक होता है, जिसमें एक राष्ट्र के लोग एक धागे द्वारा बंधे होते हैं और यह उनकी क्या होती है, भावनात्मक होती है। तो राष्ट्र निर्माण का जो हमने इंट्रोडक्शन देखा, इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण के बारे में आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसा कि हम 10th क्लास में एक और चीज़ देखते हैं, राष्ट्रवाद, वैसे ही राष्ट्र निर्माण का भी डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसमें नहीं समझे तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें, क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वासन। तो बंटवारा कहने का तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि बंटवारा यानी कि भारत में हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र तथा मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का बात हुआ था, जो कि हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ उसी समय से ये भारत 2 हिस्सों में बट गया। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा भी है कि बंटवारा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ देश स्वतंत्र हुआ। यानी कि देश पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब तक ये बंटवारे की बात हो गई कि हिंदू का अलग एक देश हो और मुसलमान का अलग देश हो, जिसमें हमारे देश की जनता को की काफ़ी नुकसान यानी कि काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा इसमें। तो आइए आगे देखते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके पश्चिम बंगाल व असम में शरण ली और पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी व सिंधु हिंदुओं ने पलायन करके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई व दिल्ली में शरण ली। इन्हें शरणार्थी कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि हमने तो देखा कि कहाँ से कौन से हिंदू भारत में आके शरण लिए और किस जगह पे। तो इससे पहले हम जान जाते हैं शरणार्थी। तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि शरणार्थी लोग कौन थे। शरणार्थी कहने का मतलब यह समझ में आ रहा है, शरणार्थी से यह पता चल रहा है कि शरणार्थी यानी कि माफ़ कीजिएगा, शरणार्थी ऐसे लिखा जाएगा, शरणार्थी। तो शरणार्थी से ये मालूम चल रहा है कि शरण लेने वाला, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत से मुसलमान
पलायन किए और जो पाकिस्तान में हिंदू थे उन पे अत्याचार हुआ, उन्हें मारा गया, जिस कारण से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत की ओर आए और भारत में शरण लिया, तो इन्हें शरणार्थी कहा गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके पश्चिम बंगाल व असम में शरण लिए और पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी व सिंधु हिंदुओं ने पलायन करके निकटवर्ती क्षेत्र जैसे पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई व दिल्ली में शरण लिया। इन्हें शरणार्थी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शरणार्थी लोग कौन थे या शरणार्थी क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा। ये आप लोग फिगर देख रहे हैं जिसमें जो शरणार्थी लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोग बहुत सारे भी, ये क्या हैं, ये हिंदू जो थे वो पाकिस्तान से आ रहे थे और एक ट्रेन चलाया गया था और जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ रहे थे और हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ पलायन कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग ट्रेन के अंदर तो भरे ही हैं, उसके अलावा यहाँ पे ऊपर के डब्बों पे भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हिंदू लोग जो पाकिस्तान में थे उनको काफ़ी जान का खतरा था, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं को काफ़ी प्रताड़ित किया गया। अंततोगत्वा वो भारत में आके शरण लिए। तो शरणार्थी लोग कौन थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं पुनः कोशिश करूँगा कि फिर से वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाऊं। अब नीचे का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। शरणार्थियों के आने के साथ भारत के मुसलमानों की विशाल संख्या पलायन करके पाकिस्तान चली गई। जो मुसलमानों की संख्या थी वो पाकिस्तान चली गई, लेकिन इस घटना ने सांप्रदायिक दंगों को भड़का दिया। भारत व पाकिस्तान के बीच 19 जुलाई 1948 को एक समझौता हुआ। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो लोग इस तारीख से पूर्व भारत आ गए उन्हें नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते कि वह तब से यहाँ साधारणतया वास कर रहे हो। देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ 19 जुलाई 1948 ईस्वी को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो अब देखते हैं, हेडिंग आप लोग देख रहे हैं, रियासतों का विलय या एकीकरण। तो रियासतों का विलय कहने का तात्पर्य क्या है? तो स्वतंत्रता से पहले, देखिए आप लोग, स्वतंत्रता से पहले भारत दो भागों में बटा था, ब्रिटिश भारत तथा देसी या रियासती भारत। ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को मानचित्र में लाल रंग से दिखाया जाता था, यानी कि जहां ब्रिटिश लोग निवास करते थे उसे मानचित्र में किस कलर से दिखाया जाता था? तो लाल रंग से दिखाया जाता था, अतः इसे लाल भारत भी कहते थे। यहाँ प्रांत थे, हर प्रांत में जिले थे, जिलों के संभाग थे, गवर्नर प्रांत का अध्यक्ष था जो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत था जहाँ ब्रिटिश लोग निवास करते थे वो कुछ नियम कानून के साथ चलता था और वहाँ बहुत सारे पद थे, गवर्नर थे, अध्यक्ष थे, ऐसे करके। लेकिन बात करते हैं अब रियासती या देसी भारत को मानचित्र में पीले रंग से दिखाया जाता था, अतः उसे पीला भारत भी कहते थे। यहाँ रियासतें थी जिसका प्रशासन राजा के हाथों में था। इन रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 562 थी, जिनमें बहुत बड़ी रियासतें थी जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर। मध्य स्तर की रियासतें थी जैसे ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, बड़ौदा आदि। यानी कि 562 में जो बड़े रियासतें थे उन्हें हमने देखा, मध्य जो थी उन्हें हमने देखा, और बहुत छोटी रियासतों में जैसे रामपुर, टेढ़ी, टोक, बांका, पहाड़ी आदि। बड़ी व मध्य स्तरीय रियासतों में एक अंग्रेजी अधिकारी रहता था। यानी कि जो बहुत बड़ा रियासत था जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, वहाँ पे क्या होता था?
अंग्रेजी अधिकारियों को रखा जाता था, क्योंकि ये निगरानी रखते थे किस पे, रियासत के राजाओं पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासत भी आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि रियासतों का विलय या एकीकरण, और आगे हम देखेंगे कि रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ, क्या अधिनियम बना था। तो आइए देखते हैं। अब देख लेते हैं कश्मीर समस्या। तो कश्मीर समस्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कश्मीर समस्या क्या थी, इस बात को देख लेते हैं। तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी, जैसा कि हमने पीछे देखा है। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में यह प्रावधान था कि रियासत का राजा अपनी रियासतों को भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान में मिलाए या स्वतंत्र बना रहे। यानी कि मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें हम अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं कि वो किसी साइड चले जाएं, या तो गरीब के साइड चले जाएं या तो अमीर के साइड चले जाएं। वैसा ही कुछ व्यवस्था थी स्वतंत्रता अधिनियम में, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कहते हैं। यह प्रावधान था कि रियासत का राजा, यानी कि जो रियासत 562 रियासत थे, वहाँ का राजा अपनी मर्ज़ी से भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिल जाए, और पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो पाकिस्तान में मिल जाए। या तो तीसरा ऑप्शन भी था उनके पास, या तो खुद का अपना स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि भारत और पाकिस्तान किसी में ना मिल के वह खुद का घर बसाए। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना है, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का देश बनाऊंगा, खुद का मैं अलग, यानी कि मैं ना तो भारत में मिलूंगा ना ही पाकिस्तान में मिलूंगा। तो अच्छी बात थी, इससे भारत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अतः उसने भारत में विलय का सुझाव नकार दिया। स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। ऐसा ये घटना होने के बाद भारत सरकार ने कश्मीर के पास अपने सैनिक को नहीं भेजा, जिससे क्या हुआ, राजा हरि सिंह भारतीय सरकार के पास, यानी कि भारतीय सैनिकों के पास आके उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि भारतीय सैनिक ने यह कह के मना कर दिया उनका हेल्प करने से कि मेरा कोई अधिकार नहीं है कश्मीर पे, तो मैं पाकिस्तान से लड़ने क्यों जाऊं। और यह बात सही भी थी। तो बाद में 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अब नीचे आ जाते हैं। तो लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। तो आखिर हुआ क्या, जब 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पर आक्रमण की और अंग्रेजी सेना, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी सेना को पीछे खड़ेद दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को भेजा। वहाँ युद्ध विराम का निर्णय हुआ, युद्ध विराम हो गया। लेकिन युद्ध विराम जब हुआ उस समय, लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा उस समय पाकिस्तानियों के अवैध कब्जे में था। तभी जाके युद्ध क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस समस्या को लेकर पाकिस्तान का यह कहना था कि कश्मीर पे जो है दबाव डाला गया है, भारतीय सरकार ने दबाव डाला है, और कश्मीर के राजा हरि सिंह दबाव में आके इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन भारतीय सरकार का कहना था कि आपने मजबूर किया है कश्मीर को दबाव में आने के लिए, और यह प्रावधान था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में कि राजा अपनी मर्ज़ी से किसी में जाके मिल सकता है। और 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने अपनी मर्ज़ी से आके भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इस अनुसार से कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट मैंने शॉर्ट में बताया और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आते हैं अब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 में हमने जो पॉइंट देखा, बुक
के से देखा वो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि घर बैठे आर्ट्स का, पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करें। और भी अगर सब्जेक्ट का वीडियो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अवश्य ही बनाऊंगा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।